गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इसका पार्ट थर्ड। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि साहित्यिक स्रोत कौन से हैं जो भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक व पुरालेखीय स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक व भवन, मूर्तियां, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियां आदि इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्खनन से प्राप्त अवशेष व मृदभांड, औजार व उपकरण। इसमें प्राचीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत है। मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को, जो प्राचीन काल में मानव जिनका उपयोग करता था, उन मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। प्रश्न आपके आ सकता है कि मृदभांड किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि मिट्टी के बने प्राचीन बर्तन जिनका मानव प्राचीन काल में उपयोग करता था, वे मृदभांड कहलाते हैं। इनसे हम भारत में मानव के विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री से ही पर आधारित है। इनसे ही हमें उनकी जानकारी मिलती है। अब मृदभांड किस किस प्रकार के मिले हैं? इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियां विद्यमान रही है। पहला, गैरवे रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। दूसरी, काले व लाल मृदभांड परंपरा। तीसरी, चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति। और चौथी है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। तो ये इसमें कुछ मृदभांड संस्कृति जो मृदभांड मिले हैं उसके कुछ चित्र दिए गए हैं। नालियां, भवन, तांबे व कांस्य सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पुरावशेष मिले हैं, जिससे तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है। दूसरा, अभिलेख। भारतीय पुरास्रोत में अभिलेख का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त व समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। स्थानाभाव के कारण इसमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती, क्योंकि अभिलेखों में स्थान कम होते थे। अभिलेख या तो पत्थरों पे लिखे जाते थे या ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे, तो जगह कम होने के कारण, स्थान अभाव होने के कारण उसमें अनावश्यक सामग्री नहीं लिखी जाती थी। इसमें संबंधित शासक व व्यक्ति के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समकालीन घटनाओं आदि का उल्लेख होता है। जैसे अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख एवं प्रयाग प्रशस्ति के बिना भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। अशोक के अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी। आपके प्रश्न ये आ सकता है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं, तो उत्तर होगा खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। वैसे हमारी जो भाषा हिंदी है वो देवनागरी लिपि है उसकी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके कुछ चित्र हैं। ये गुफा है और ये इसके अंदर ये जो अभिलेख लिखे हुए हैं पत्थरों के ऊपर, उसका ये चित्र है। अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख कला के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। तो हम अब ये पढ़ेंगे कि शिलालेख क्या होते हैं, स्तंभलेख क्या होते हैं और गुहालेख क्या होते हैं। ये स्तंभलेख लंबे कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उद्कीर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेखों में शिलालेख। शिलालेख का जैसे नाम से ही पता चलता है कि शिलाओं पर लिखा हुआ लेख, उसको शिलालेख कहते हैं। इसमें एक ये चित्र
दिया हुआ है शिलालेख का। ये शिला के ऊपर लिखे हुए लेख हैं। इस पे खुदाई करके ये लेख लिखे जाते थे। जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख भी काफी प्रसिद्ध है। ये नेक्स्ट, स्तंभ लेख। स्तंभ के नाम से ही पता चलता है, स्तंभ का मतलब होता है पिलर या खंबा। स्तंभ के ऊपर लिखे गए लेख। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ये स्तंभ है, इसके ऊपर देखो ये खुदाई करके ये लिखे गए हैं। ये अशोक का स्तंभ है। ये स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख प्रमुख है। अब हम देखते हैं गुहा लेख। गुहा लेख, गुहा कहते हैं गुफा को, गुफाओं में लिखे गए लेख। गुहा लेख अशोक के बराबर गुहा लेख, दशरथी के नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहन के नासिक व नाना घाट गुहा लेख अधिक उपयोगी है। गुहा का ये मुख्य द्वार है, इसके ऊपर भी देखो अभी लेख लिखे हुए हैं। ये हाथी गुम्फा गुफा है और ये उसके अंदर जो लिखे गए लेख हैं ये सब गुहा लेखों की श्रेणी में आते हैं। अब एक है ताम्रलेख। ताम्रपत्रों पर ताम्रपत्रों पर लिखे जाने वाले लेख को ताम्रलेख कहते हैं। ये इसका एक उदाहरण है। ताम्रलेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रभावती गुप्ता का ताम्रलेख विशेष उल्लेखनीय है। मूर्ति लेख, मूर्तियों पर भी कुछ अभिलेख लिखे गए हैं, या तो मूर्ति के अधोभाग में या उसके ऊपर वाले हिस्से पे ये लेख लिखे जाते थे। कई मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में शासकों ने लेख लिखवाए हैं जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाते हैं। ये कौन से लेख कहलाते हैं? मूर्तियों के आसपास ऊपर या नीचे कोई अभिलेख लिखे हुए हैं वो सारे मूर्ति लेख कहलाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम सिक्के व मुद्राएं। सिक्के और मुद्राओं से भारतीय इतिहास की किस तरह से जानकारी मिलती है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्य, कला, शासकों की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। समुद्रगुप्त के वीणा वादक व व्याघ्र निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। ये जो सिक्का है, ये सिक्के पर नेहपान का चित्र है। नेहपान राजा हुए हैं उनका चित्र है। और ये समुद्रगुप्त, इनके वीणाधारी सिक्का है। ये हाथ में इन्होंने वीणा धारण किया हुआ है और ये समुद्रगुप्त के ये कॉइन सिक्के हैं उसका चित्र है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं। इन पर केवल चित्र हैं। उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। प्रश्न ये बन सकता है आपके कि पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के किसे कहते हैं? तो सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के जो चांदी व तांबे के हैं और इन पर केवल चित्र ही बने हैं, इनको क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्के कहते हैं या फिर आहत सिक्के कहते हैं। मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। कुषाणों के समय स्वर्ण और ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा प्रचलन में थी। आप जानते हो कि प्राचीन काल का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। उसका एक कारण यह भी है कि उस समय में सोने के सिक्के प्रचलित थे। सिक्कों पर राजा का नाम, राज्य चिन्ह और धर्म चिन्ह तिथि अंकित होती थी। सिक्कों से प्राप्त जानकारी। सिक्कों से हमें किस तरह की जानकारी प्राप्त होती है? सिक्कों से हम एक तो तिथि क्रम निर्धारण, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। कला पर प्रकाश, उस समय कौन सी कला प्रचलित थी इसकी जानकारी प्राप्त होती है।
व्यापार व धार्मिक स्तर की जानकारी, आर्थिक स्तर की जानकारी भी प्राप्त होती है, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी प्राप्त होती है, साम्राज्य की सीमा का ज्ञान होता है कि किस साम्राज्य की सीमा कहां तक थी, नवीन तथ्यों का उद्घाटन, और कुछ ऐसे नवीन तथ्य हैं उनकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। शासकों की रुचियों का ज्ञान होता है, जैसे अभी हमने देखे सिक्के, जो समुद्रगुप्त का जो सिक्का था ये उसमें वीणा वादक, तो उसका मतलब वो वीणा के जानकार थे। ये आपके प्रश्न आ भी सकता है कि समुद्रगुप्त किस विद्या में पारंगत थे, उनके सिक्कों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वो एक वीणा वादक थे, वीणा बजाना जानते थे। अगला है स्मारक व भवन। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं। इससे उस समय की कला, संस्कृति, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेष से हमें वहां की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगर मोहनजोदड़ो के बारे में जानना है तो मोहनजोदारो एक मूवी भी आ चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट के स्मारक, जावा के बोरा बुदूर के मंदिर भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की कहानी कहते हैं। ये जो प्राचीन मंदिर हैं, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को उपनिवेश बनाया, तो इनसे ये भी जानकारी मिलती है कि भारत के भी उपनिवेश कुछ देश रहे हुए हैं प्राचीन काल में। अगला पढ़ते हैं हम मूर्तियां, शैलचित्र कला व अन्य कलाकृतियां आदि। उत्खनन से अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियां, टेराकोटा की कलाकृतियां प्राप्त हुई है, जो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। चित्रकला मानव जीवन को प्रमाणित रूप से व्यक्त करने का मुख्य साधन है। प्रागैतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय किसको कहते हैं? शैलाश्रय कहते हैं प्रारंभिक मानव का निवास स्थान, जो शिलाओं में होता था, उसको शैलाश्रय कहते हैं। में तत्कालीन मानव का चित्रांकन किया गया है, जिसे शैल चित्रकला कहा जाता है। इसमें जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई है। इससे प्रारंभिक मानव की सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसमें कुछ चित्रकलाएं हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका व पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें एक चित्र दिया हुआ है, देखो इसमें इस शैल किसको कहते हैं? शैल पत्थरों को ही कहते हैं। पत्थरों की गुफाओं के अंदर इस तरह के ये चित्र बनाए हुए हैं। ये क्या कहलाती है? ये शैल चित्र कहलाते हैं। ये ज्यादातर चित्र रेखीय चित्र हैं। इस प्रकार अजंता की चित्र राशि, दुर्ग व महलों की भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। भित्ति चित्र को कहते हैं दीवार के ऊपर बनाया गया, भित्ति कहते हैं दीवार को, दीवार के ऊपर बनाया गया चित्र। जैसे अजंता का ये भित्ति चित्र है, देखो इसमें कलर भी कुछ भरे हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।